हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को गुड मॉर्निंग, है ना। और गुड मॉर्निंग के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग सभी को। कल हमने प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करा था, आज भी हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज वो भी होगा, लेकिन पहले प्रीवियस ईयर पेपर ही डिस्कस करेंगे आज भी, जिससे थोड़ा सा आइडिया आपको लगेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आ रही है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या पूछता है। तो मैंने थोड़े थोड़े क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री के भी इंक्लूड कर रखे हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री से किस तरीके के सवाल आपके पूछे जाते हैं। करंट अफेयर से पूछा है या नहीं पूछा है वो भी आज आपको समझ आ जाएगा कि पिछले कुछ वर्षों में जो पेपर हुए हैं उसमें करंट अफेयर से सवाल आए भी हैं या फिर नहीं आए हैं। तीसरी चीज, जो सिविक्स होता है, सिविक्स सोशल स्टडीज पढ़ रहे हैं ना हम। सोशल स्टडीज जो सब्जेक्ट है ये आप लोगों को स्कूल के टाइम में देखने को मिला होगा। इसको हम लोग एसएसटी कहते थे स्कूल में। क्या कहते थे? एसएसटी, ठीक है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सारी की सारी चीजें आती थी। लेकिन अब डीएलएड के एग्जाम में जब आप पढ़ोगे तो ये बिल्कुल जीके जीएस जैसा ही आपको देखने को मिलेगा। जैसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जीके जीएस पढ़ते हो, उन सब्जेक्ट्स को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। तो स्कूल के एसएसटी से थोड़ा सा डिफरेंट है ये, ठीक है। इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा सा हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पर जो है क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस की तरफ जब हम लोग जाएंगे तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखो बहुत इजी सवाल नहीं आते, बहुत आसान सवाल नहीं आते हैं, सवाल थोड़े से हार्ड ही आते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखोगे। व्हाट इज द मेजर ऑब्स्टेकल टू सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया? भारत में लोकतंत्र की सफलता में जो बड़ी बाधा है वो क्या है? लोकतंत्र की सफलता में जो बड़ी बाधा है, इंडिया एक डेमोक्रेसी है, इंडिया में लोकतंत्र है ना। जनता ही तो चुनती है, जनता के द्वारा ही तो चुनकर हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है वो जाते हैं, है कि नहीं। हमारा बहुत बड़ा योगदान है यहाँ पर इलेक्शन में। क्या आंसर होगा? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यहाँ पर इंडिया में चलता है, लोकतंत्र इंडिया में चलता है, डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया। लेकिन इसकी सफलता में बाधा क्या क्या है? तो पॉवर्टी एक बाधा है, पॉवर्टी एक बाधा है, इलिटरेसी भी एक बाधा है, अशिक्षा। बहुत सारी ऐसी जगह आज भी है इंडिया में जहां पर शिक्षित लोग आपको कम मिलेंगे, पढ़े लिखे लोग आपको कम मिलेंगे। अभी भी पूरी तरीके से लोग शिक्षित नहीं है, बहुत सारी जगह ऐसी है। तो इलिटरेसी, पॉवर्टी, अब दो ऑप्शन हो गए हैं और इन ऑप्शन में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि बोथ सी एंड डी। तो आप लोग आंसर यहां पर क्या लगाओगे? ऑल ऑफ दीज। भाई चार में से दो ऑप्शन सही हो गए तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली सही हो ही जाएगा, जब क्योंकि ऑप्शन में तो है ही नहीं ना बोथ सी एंड डी। तो ध्यान रखना, डेमोक्रेसी में जो सबसे बड़ी बाधा आ रही है इंडिया में वो कई तरीके की बाधाएं हैं, जैसे गरीबी हो गया, इलिटरेसी हो गया, मतदान का दुरुपयोग हो गया। अच्छा, अभी फिलहाल इंडिया में एसआईआर चल रहा है, एसआईआर। बड़े परेशान हैं लोग इस एसआईआर की वजह से, बड़े परेशान है। इसमें हो क्या रहा है? इसमें ये किया जा रहा है कि जो हम लोग का वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट को रिफ्रेश किया जा रहा है। जैसे आप मोबाइल को, कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हो ना, वैसे ही वोटर लिस्ट को रिफ्रेश किया रहा है। यानी कि जो लोग मर चुके हैं फिर भी उनका नाम अगर वोटर लिस्ट में ऐड है तो उनको हटाया जाएगा। जो लोग वोट देने के काबिल हो गए हैं लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा है तो उनका जोड़ा जाएगा। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, लोगों को पुराने डॉक्यूमेंट्स ढूंढने में दिक्कतें भी आ रही है। दादाजी नाना जी का जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं मिल रहा है, तो काफी सारी दिक्कतें आ रही है। ध्यान रखना, इंडिया में एसआईआर अभी जो है न्यूज में बना हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अच्छा एक सवाल आया था ये वाला, ये सवाल अभी नहीं है, ये पिछले क्या कहते हैं पीवाईक्यू से है ये सवाल। कौन है ये? पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, गधा कहीं का। नोट्स नहीं बना पा रहे हो? पीडीएफ पीडीएफ नोट्स नहीं बन पाता है? हाथ में पेन है, घर वाले कॉपी खरीद के दिए, नोट्स बनाओ ना। ये क्या कमेंट कर रहे हो लगातार एक ही चीज को लेके? नोट्स बनाना सीखो, हाथ टूट नहीं जाएंगे नोट्स बनाओगे तो। नोट्स से ही पढ़ो, समझ गए। पीडीएफ जो है वो सिर्फ जमा होता है, वो पढ़ने के लिए कोई काम नहीं आता। जेलेंस्की किस देश के राष्ट्रपति थे? ये मैं नहीं पूछ रही हूँ, ये पीवाईक्यूज के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कौन सी कंट्री के वो थे प्रेसिडेंट? तो पोलिश,
जहां के लोगों को पॉलिश पीपल बोला जाता है, जहां के लोगों को क्या बोला जाता है, पॉलिश पीपल बोला जाता है, यानी कि पोलैंड, पोलैंड के प्रेसिडेंट थे ये, पोलैंड के लीडर थे। पोलैंड की हिस्ट्री पढ़ लेना एक बार, कैसे कैसे ये प्रेसिडेंट बने थे वो आपको पता चल जाएगा। तो ये पूछा गया था, तो इससे हमको क्या आइडिया लगा, इस क्वेश्चन से हमें क्या आइडिया लगा, ये पीवाईक्यू है ना, इससे हमें ये आइडिया लगा कि किसी भी कंट्री के जरूरी नहीं है कि वर्तमान प्रधानमंत्री या वर्तमान राष्ट्रपति का नाम पूछे, ये भी हो सकता है कि उस कंट्री के पुराने किसी राष्ट्रपति का नाम या प्रधानमंत्री का नाम पूछ लिया जाए। तो जो मेन मेन कंट्रीज है, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे नॉर्थ अमेरिका में हो, चाहे साउथ अमेरिका में हो, जो मेन मेन कंट्रीज है उन कंट्रीज के पुराने लीडर्स के बारे में भी आपको याद रखना है। ठीक है, इससे हमें ये समझ में आया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चा इसीलिए सॉल्व करता है ताकि उसको आइडिया लग जाए कि सवाल किस पैटर्न में पूछा जाता है। तो अभी कौन से कंट्री के लीडर कौन है ये तो आपको याद रखना ही रखना है, पहले कौन थे ये भी याद। वर्ल्ड वॉर में पोलैंड का भी बहुत अहम रोल था, वर्ल्ड वॉर जब हुआ था ना उस समय पोलैंड का भी बहुत अहम रोल था। ठीक है, समझ गए। थ्योरी कब कराएंगे बेटा, थ्योरी पढ़े नहीं हो आप लोग, 18 तारीख है आज, 18 दिसंबर, ठीक है 18 दिसंबर है। और आप लोगों का जो पेपर का जो आया है, मेरे हिसाब से पेपर का जो, पेपर के बारे में जो जानकारी अभी तक आई है, जनवरी एंड में पेपर शुरू हो जाएगा। बहुत मुश्किल से मुश्किल अगर हम लोग 18 दिसंबर से 19 जनवरी तक की बात करें तो 1 महीना। आपको क्या लगता है 1 महीने में आप थ्योरी कवर कर लोगे, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है थ्योरी? थ्योरी यहाँ पे अगर मैं करवाने लगूंगी कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस करवाऊंगी मैं, सिर्फ प्रैक्टिस। अगर मुझे लगेगा कि हाँ थ्योरी करवाने की जरूरत है तो कुछ टॉपिक्स की थ्योरी मैं करवा दूंगी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि पूरा सिलेबस कवर करवाया जाए क्योंकि उतना समय आपके पास नहीं है। ठीक है, आपके पास उतना टाइम नहीं है बेटा। आप, मुझे लगता है कि आपने सिलेबस तो कर ही लिया होगा, लास्ट मोमेंट के लिए थोड़ी ना बैठे होगे, सिलेबस तो हो चुका होगा ना आपका कवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। पोलैंड नाम का जो देश है ये यूरोप में मिलेगा आपको, कहां पर मिलेगा, यूरोप में मिलेगा। वर्ल्ड वॉर पढ़ना, वर्ल्ड वॉर में पोलैंड का रोल पढ़ना एक बार। ठीक है, नेक्स्ट देखें, राष्ट्र संघ किस संधि द्वारा बनाया गया था, बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका। विच ट्रीटी स्टैब्लिश द लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशन बाद में इसको भंग कर दिया गया था, लीग ऑफ नेशन को बाद में भंग कर दिया गया था, क्या आंसर होगा इसका, लगाओ। लीग ऑफ नेशन को किस ट्रीटी के तहत बनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ट्रीटी ऑफ वर्साई यानी वर्साई की संधि, लॉजेन की संधि, गेंट की संधि या पेरिस की संधि। जितने भी बच्चों ने लगाया है वर्साई की संधि उन सभी का आंसर ठीक है ना, वर्साई की संधि वाले बच्चों का आंसर ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्साई। अब इसके तहत लीग ऑफ नेशन को क्यों बनाया गया, क्या उद्देश्य था लीग ऑफ नेशन का। बहुत सारी कंट्रीज का ये ग्रुप था, ये एक संघ था, ग्रुप था, जैसे अभी अभी संयुक्त राष्ट्र है ना, यूनाइटेड नेशन है ना, यूनाइटेड नेशन जो है, यूनाइटेड, वो टॉपिक पढ़ाइए जहां से क्वेश्चन, ये ही है टॉपिक्स, दीज आर द टॉपिक्स, यहीं से सवाल बनता, तभी तो पीवाईक्यू करवा रही हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि सवाल कहाँ से आते हैं। ये पीवाईक्यूज है बेटा, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ के पकड़ के नहीं चलना है, हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो सिलेबस है सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी हमें। पोल नहीं लगाऊंगी मैं, पोल लगाने से क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, इसमें वर्साई की संधि के द्वारा लीग ऑफ नेशंस को इस्टेब्लिश किया गया। लीग ऑफ नेशंस बहुत सारी कंट्रीज का एक ग्रुप था, इनका उद्देश्य था कि पहला विश्व युद्ध तो हो गया, दूसरा नहीं होने देंगे। पहला विश्व युद्ध तो हो गया, उसको हम रोक नहीं पाए, लेकिन पहले विश्व युद्ध की वजह से जो क्षति पहुंची है वो हम और नहीं झेल पाएंगे, बहुत नुकसान हुआ था, बहुत नुकसान। इस वजह से दूसरा विश्व युद्ध हम नहीं होने देंगे। ठीक है, तो इसलिए लीग ऑफ नेशन को बनाया गया। लेकिन क्या देखा गया कि लीग ऑफ नेशन के बनने के बावजूद सालों बाद दूसरा विश्व युद्ध हो गया। अब दूसरा विश्व युद्ध हो गया तो ये तो फेल हो गया ना, इसने जो बोला था कि हम होने नहीं देंगे वो तो हो गया, तो इसको भंग कर दिया गया दूसरे विश्व युद्ध के बाद।
ठीक है, इसको भंग कर दिया। अब भंग करने के बाद दूसरा विश्व युद्ध तो हो गया, दूसरे विश्व युद्ध में भी बहुत नुकसान हुआ पूरी दुनिया के अलग अलग कंट्रीज को। 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ जापान के सरेंडर करने के बाद, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था संयुक्त राष्ट्र, यानी कि यूनाइटेड नेशन। आज के समय में यूनाइटेड नेशन संगठन में 190 से भी ज्यादा देश है, और यूनाइटेड नेशन नाम का जो संगठन है इसको 1945 में बना के ये बोला गया कि तीसरा विश्व युद्ध होने नहीं देंगे, तीसरा विश्व युद्ध होने नहीं देंगे, ये बोला गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि अब लीग ऑफ नेशन के बाद यूनाइटेड नेशन बन चुका है और यूनाइटेड नेशन अभी भी चल रहा है। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया तो पूरे चांसेस है कि ये भी भंग हो जाएगा। जिस तरीके की पूरी दुनिया की स्थिति बनी हुई है, कोई बड़ी बात नहीं है कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाए। समझ गए? चलो नेक्स्ट देखो, एक सवाल बिहार जीके का ये पूछा गया था। आपको अगर लग रहा है कि बिहार जीके नहीं पूछा जाता है तो ऐसा नहीं है। जो सोशल स्टडीज वाला पोर्शन है उसमें भले ही अलग से बिहार जीके को लिखा नहीं गया है, लेकिन बिहार जीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लक्ष्मी सागर झील कहाँ पर स्थित है? लक्ष्मी सागर लेक इज लोकेटेड इन विच प्लेस? ये जिलों के नाम दे दिए गए हैं आपको बिहार में। हाँ, गांधी युग में पढ़ा दूंगी, जिलों के नाम दे दिए गए हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स के नेम है ये। क्या आंसर होगा इसका? चंपारण, दरभंगा, सुपौल या फिर बेगूसराय, क्या आंसर होगा? अच्छा, बिहार में कंवर झील कहां पर है? कंवर झील, कंवर झील ये कहां पर है बिहार में, बताओ? कंवर लेक कहां पर है? हाँ, इसका आंसर होगा दरभंगा। ऑप्शन नंबर बी दरभंगा इसका आंसर हो जाएगा। लक्ष्मी सागर झील आपको दरभंगा में मिलेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। कंवर लेक कहाँ है? ज्यादातर बच्चों ने बेगूसराय लगाया है, कुछ बच्चों ने नवादा भी लगा दिया है। बिहार जीके को थोड़ा पढ़ लेना, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है। चंपारण दो भागों में बटा हुआ है, ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण में आपको सोमेश्वर श्रेणी मिलेगी, जिसके बारे में सवाल पूछा जाता है। सोमेश्वर श्रेणी आपको यहीं पर मिलेगी, ये बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर पर है। चंपारण है ना, चंपारण वाला एरिया। ठीक है, यहीं पर हुआ था चंपारण सत्याग्रह 1917 में। जो सत्याग्रह हुआ था ना, वो यहीं पर हुआ था। क्लियर है इतना, है ना? नेक्स्ट देखें, तो बिहार जीके से इस तरीके के सवाल आते हैं, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखो, भोपाल गैस ट्रेजेडी जब हुई थी, आज भी भोपाल गैस त्रासदी जिस एरिया में हुआ था, आज भी आप वहां पे जाओगे ना तो उस त्रासदी का असर आज भी हेल्थ पर पड़ता है, आज भी उसका असर पड़ता है हेल्थ पर। बताओ ये कौन से गैस के रिसाव की वजह से हुआ था? कौन से गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था 1984 में? 1984 में दिसंबर के महीने में ये त्रासदी हुई थी, जब यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नाम के पेस्टिसाइड प्लांट से गैस का रिसाव हुआ था। यूनियन कार्बाइड लिमिटेड, ये एक पेस्टिसाइड प्लांट था, पेस्टिसाइड प्लांट। यहां पर पेस्टिसाइड्स बनते थे और यहां से इस गैस का रिसाव हुआ। क्या गैस था ये? मिथाइल आइसोसाइनाइड। आज भी जिस तरीके से जापान में जो एटम बॉम्ब गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी में, उन एटम बॉम्ब्स का असर, उन एटम बॉम्ब्स के रेडिएशन का असर आज भी वहां पैदा हुए बच्चों के शरीर में देखने को मिलता है। उसी तरीके से भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी उस एरिया में आज भी कोई अगर जा रहा है या पैदा हो रहा है तो उसके बॉडी में असर रहता है। बहुत बड़ी त्रासदी थी ये। ठीक है, इस गैस का रिसाव हुआ था। इसका ईयर पूछा जाता है, इसका ईयर याद रखना 1984। भोपाल नाम की जगह आपको मध्य प्रदेश में मिलेगी। कहाँ मिलेगी आपको? मध्य प्रदेश में भोपाल नाम की जगह मिल जाएगी। ठीक है, इसका जो मालिक था ना उसको पकड़ने में बड़ी दिक्कत हुई थी, मतलब भाग गया था ऐसा कहते हैं, पता नहीं क्या सीन था। खैर आगे बढ़ते हैं। ये एक सवाल पूछा गया था, बिल्कुल इसी तरीके से पूछा गया था जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें पूछा गया था कि राणा प्रताप सागर डैम कहाँ पर लोकेटेड है? राणा प्रताप सागर डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यहाँ तो खैर स्टेट पूछा है यहाँ क्या पूछा है? स्टेट यानी राज्य पूछा है।
लेकिन हो सकता है आपसे उस नदी का नाम भी पूछ ले जिस नदी पर यह स्थित है ना। क्या आंसर होगा? उत्तराखंड आंसर नहीं होगा, आंध्र प्रदेश आंसर नहीं होगा, उड़ीसा में तो हीराकुंड डैम है, हीराकुंड, ठीक है, उड़ीसा में हीराकुंड डैम है। बच गया राजस्थान, और राजस्थान ही इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान में जो चंबल नदी है, राजस्थान में जो चंबल नदी है, उसी चंबल नदी पर यह डैम बना हुआ है। इस डैम का नाम क्या है? राणा प्रताप सागर डैम। अब बोलोगे मैम चंबल नदी तो मध्य प्रदेश से निकलती है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये निकलती मध्य प्रदेश से है, ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलती है, ये एकदम सही बात है। लेकिन निकल कर ये मध्य प्रदेश में तो बहती ही है, और बहते बहते ये राजस्थान में भी जाती है, मध्य प्रदेश से बहते बहते ये राजस्थान में भी जाती है। इस नदी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये बीहड़ का निर्माण करती है, बीहड़ का निर्माण। ये ऐसे बीहड़ हैं जहां पर इंसान छुप भी सकता है। ये जो डाकू वगैरह थे ना भिंड मुरैना वाले एरिया में, चंबल वाले एरिया में, चंबल के डाकू वो इन्हीं बीहड़ों में छुप जाते थे। और ये बीहड़ जो है ये नदी बनाती है, ये वाली नदी इरोजन करती है, काट काट के, मिट्टी को काट काट के बीहड़ बनाती है। ये चंबल है। चंबल किसकी सहायक है बताना जरा, चंबल किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? कौन बता सकता है? ऑप्शन की जरूरत है इसमें, ऑप्शन दे देती हूं। सोन, गंगा, यमुना, नर्मदा। अंशिका सिंह तो अलग ही कॉन्टिनेंट में चली गई। अंशिका इंडस नहीं होगा, इंडस रिवर नहीं होगा, ठीक है, ये यमुना की सहायक है, यमुना की सहायक नदी है, यमुना रिवर की सहायक, यानी यमुना नदी से जाके ये मिल जाती है। क्लियर है इतना? बढ़े आगे। ये देखो पॉलिटी से ये सवाल आया था, पॉलिटी से ये सवाल आया था, पूछा गया था कि विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स पंचायती राज। अब आर्टिकल देख के बच्चों का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि बच्चे क्या करते थे, पंचायती राज वाला चैप्टर पढ़ लेते थे जाके, लेकिन वो चैप्टर नहीं देखते थे कि डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो चैप्टर है इसको नहीं देखते थे कि इस चैप्टर में आर्टिकल नंबर 40 है, जिस आर्टिकल 40 में इसके बारे में दिया है, पंचायत को ऑर्गेनाइज करने के बारे में। ये बच्चे ध्यान ही नहीं देते थे। अब जब देख रहे हैं कि बार बार इस तरीके का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो बच्चे इन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ये पंचायती राज चैप्टर में नहीं लिखा हुआ है आर्टिकल 40, ये लिखा हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी चैप्टर में, डीपीएसपी चैप्टर में लिखा हुआ है। इस डीपीएसपी चैप्टर में वो प्रावधान है जिन प्रावधानों को उस समय याद रखना है जब कानून बनाया जाए। जब भारत में कानून बनाया जाता है, किसी चीज को लेकर कोई काम शुरू किया जाता है, तो ये ध्यान रखना है कि डीपीएसपी में जो रूल्स लिखे हुए हैं, जो बातें लिखी गई है, वो भी शामिल किए जाएं, ठीक है। नॉर्मल वाला जो आर्टिकल है पंचायती राज का, वो कौन सा है? आर्टिकल 243, ठीक है, आर्टिकल 243। शेड्यूल कौन सा है, कौन से शेड्यूल में दिया गया है? 11th शेड्यूल। कितने सब्जेक्ट्स हैं पंचायती राज सिस्टम में? बताना जरा, कितने सब्जेक्ट्स हैं पंचायती राज सिस्टम में? सब्जेक्ट्स की संख्या कितनी है? टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं पंचायती राज सिस्टम में? दो समितियों का नाम याद रखना है, एक है बलवंत राय मेहता समिति, एक है अशोक मेहता समिति। बलवंत राय समिति ने 3 टीयर सिस्टम दिया था, अशोक मेहता समिति ने 2 टीयर सिस्टम दिया था, ठीक है, 2 टीयर और 3 टीयर सिस्टम, ये पूछा जाता है एग्जाम में। 29 सब्जेक्ट है। तो म्युनिसिपैलिटी में कितने सब्जेक्ट्स हैं? म्युनिसिपैलिटी में जो आर्टिकल, जो 12th शेड्यूल में आता है, जो 12th शेड्यूल में आता है, उसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं? उसमें सब्जेक्ट्स की संख्या कितनी है? बताओ, म्युनिसिपैलिटी में कितने सब्जेक्ट्स हैं? इसमें 29, म्युनिसिपैलिटी में कितने? भूल गए? आए हैं, यही तो, यही तो सुनना था मेरे को, भूल गए। कब याद करोगे? तो याद कब करोगे, भूल गए तो?
याद कौन करवाएगा? ये तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। एग्जाम सर पे खड़ा है, नाच रहा है और भूल गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भूल जा रहे हो। एक्स्ट्रा कहाँ पढ़ोगे? एक्स्ट्रा कब पढ़ पाओगे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फूड क्रॉप? इनमें से कौन सा एक खाद्य फसल नहीं है? कोई भी बच्चा यहाँ पर बिना पढ़े आंसर लगा सकता है। सबको पता है कि कॉटन को कोई खाता नहीं है इंसान। सबको पता है कि कपास को हम खा नहीं सकते। खा लोगे? पचा लोगे? नहीं। डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगे। खा भी लोगे तो हमारी बॉडी में ऐसा सिस्टम ही नहीं है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसको वो ही नहीं करेगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, इसको खा भी लोगे ना तो डाइजेस्ट नहीं होगा ये। कॉटन जो है वो, अगर आपने किताब पढ़ी हो चाहे ना पढ़ी हो, इस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे सकते हो कि कॉटन एक खाद्य फसल नहीं है। कॉटन को प्रोड्यूस करने के लिए काली मिट्टी का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। काली मिट्टी का जो यूज है वो सबसे ज्यादा किया जाता है, इसीलिए काली मिट्टी को ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। अब मुझे ये बताओ, ये खरीफ फसल है या रबी फसल है? कॉटन जो है ये खरीफ फसल है या फिर रबी फसल है, ये पूछा जाए तो क्या कहोगे? कॉटन इंडिया के कई जगहों में प्रोड्यूस होता है। गुजरात में भी कॉटन का प्रोडक्शन होता है, महाराष्ट्र में भी कॉटन का प्रोडक्शन होता है, मध्य प्रदेश में भी कॉटन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी, बिहार में भी थोड़ा बहुत कॉटन का प्रोडक्शन, बहुत ज्यादा भारी मात्रा में तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत बिहार में भी कॉटन का प्रोडक्शन होता है। खरीफ फसल है, रबी फसल है, कौन रबी कौन लिख रहा है? कॉटन को प्रोड्यूस करने में तुम्हें ऐसी मिट्टी चाहिए जो मिट्टी पानी को अवशोषित करके रख सके, क्योंकि इसमें पानी थोड़ा सा ज्यादा लगता है। ठीक है, और खरीफ फसल वो फसल होते हैं जो बारिश के टाइम पे बोए जाते हैं, क्योंकि उसमें पानी थोड़ा ज्यादा यूज करना पड़ता है हमें, इसी वजह से बारिश के टाइम पे उनको बोया जाता है। ठीक है, बारिश होती है, बढ़िया पानी वानी मिल जाता है। गेहूं जो है, गेहूं ये रबी फसल है, ये रबी फसल है। चावल जो है, चावल जिसको हम लोग धान भी कहते हैं, ये खरीफ फसल है। अब मुझे बताना मक्का कैसी फसल है? रबी और खरीफ फसल के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए, है ना? अच्छा, एक क्वेश्चन है, ये पूछा गया था, थोड़ा सा इसको पहले पढ़ो उसके बाद आंसर करना, थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर इंडिया? भारत के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पढ़ो इसको ध्यान से, ये सिविक्स का सवाल है, एसएसटी के हिसाब से अगर देखें तो। देयर इज अ प्रीडोमिनेंस ऑफ रिलीजन, यहां धर्म की प्रधानता, एकदम से आंसर मत लगाओ, पहले पढ़ो। यहां धर्म की प्रधानता है। दूसरा, देयर इज अ लैक ऑफ रिलीजियस फ्रीडम हेयर, यहां धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है। यहां धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, यानी द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म इज प्रेजेंट हेयर। या फिर यहां धार्मिक सौहार्द का अभाव है, यानी देयर इज अ लैक ऑफ रिलीजियस हार्मनी। रिलीजियस हार्मनी का मतलब होता है धार्मिक तालमेल, इसकी कमी है भारत में? नहीं है। क्या भारत में धर्म को लेकर के जो फ्रीडम है वो नहीं है? बिल्कुल है। तो धर्म को लेकर के जो फ्रीडम होता है, धार्मिक स्वतंत्रता जो होती है, उसकी कोई कमी नहीं है। साथ ही यहाँ पर क्या कहते हैं, किसी एक धर्म की प्रधानता दिखती है? नहीं। तो सिंपल सी चीज है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इवन संविधान में भी सेक्युलरिज्म के बारे में लिखा हुआ है। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये तीन शब्द संविधान में बाद में जोड़े गए थे। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये तीनों शब्द जो है ये जोड़े गए थे। ठीक है, किसमें जोड़े गए थे? ये जोड़े गए थे संविधान में, है ना? कब जोड़े गए थे? 42 नंबर का संशोधन करके। और इसमें सेक्युलर का मतलब होता है सेक्युलरिज्म, हर धर्म की इज्जत, हर धर्म को बराबर समझते हैं हम इंडिया में, हर धर्म के लोग रहते हैं इंडिया में, सेक्युलर कंट्री है इंडिया। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज में से उठाया मैंने। नेक्स्ट देखो, एक सवाल ये आया था कि विच स्टेट इन इंडिया हैज द लीस्ट पॉपुलेशन? इजी सवाल है। सबसे कम जनसंख्या कौन से राज्य में है? और जनसंख्या 2011 के हिसाब से ना, अभी 2011 के बाद तो जनगणना हुई नहीं है, अब जनगणना होने वाली है। 2026 से लेकर 2027 तक चलेगा। 2026 में हाउस लिस्टिंग होगा, 2027 में पॉपुलेशन एन्यूमरेशन होगा, है ना? तो 2026-27 में ये चलने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि कौन से राज्य में सबसे कम। अब अगर कोई ने बिहार लगाया ना, फिर देखना, बिहार लगा रहे हो
गोवा लगा रहे हो? गोवा क्यों लगा रहे हो? मैंने सबसे छोटा राज्य थोड़ी ना पूछा है, सबसे छोटा राज्य थोड़ी पूछ रही हूं मैं। ये तो गोवा लगा रहे हैं। कौन बोला है गोवा है? सिक्किम होगा आंसर इसका, सिक्किम। सिक्किम की जनसंख्या पता है कितनी है? 2011 की जनगणना। अच्छा चलो दिमाग लगाओ, कितना हो सकता है तुम्हारे हिसाब से सिक्किम की जनसंख्या कितनी होगी? अपने अपने बुद्धि का यूज करो, बुद्धि है ना सबके पास? होगा ही शायद, सबके पास है तो यूज करो और मेरे को एक एक आइडिया दो कि कितना है, मैं तो बता ही दूंगी कितना है सिक्किम का। 2 लाख, 1 करोड़, 5 लाख, 4 करोड़, लग रहा है बोली लगाया जा रहा है। 38 लाख और कितना? 46,000 और 1,000, 10,000, 1 लाख, 3.5 करोड़, 4 करोड़, 1 करोड़ प्लस। बस मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज की बोली लग रही है। 10 लाख, 1 लाख, 500। रुक जाओ अब तुम लोग। 6.1 लाख, 6.1 लाख, 6,10,000। कितना है? 6,10,000। 6.1 लाख यहाँ की पॉपुलेशन है मात्र। भाई किसी शहर की पॉपुलेशन इतनी हो जाए ना तो वो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन पूरे के पूरे राज्य की पॉपुलेशन अगर इतनी कम है तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा याद रखोगे, ठीक है? 10 करोड़। सच में ऐसा लग रहा है जैसे बोली लगाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी सिक्किम इसका आंसर होगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ की है? इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है? मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। ये सेंसस 2011 का डेटा है, ठीक है? हो सकता है अगला डेटा आए तो चीजें चेंज हो जाए। अगला है अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? मैंने क्या बोला था, हिस्ट्री के सवाल इसमें पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा हिस्ट्री को पढ़ लेना अच्छे से। ये हिस्ट्री का सवाल है। हु वॉज अल्लूरी सीताराम राजू? अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? संत थे, ट्राइबल लीडर ऑफ आंध्र प्रदेश, फॉरेस्ट ऑफिसर, या फिर मिलिटेंट थे? क्या थे ये? इनका नाम सुना ही होगा। ऑप्शन नंबर ए और बी लगा रहे हो, इनका नाम सुना ही होगा। ये एक आंदोलन से जुड़े हुए थे जिस आंदोलन का नाम है रंपा रिवोल्ट। क्या क्या आंदोलन का नाम है? रंपा आंदोलन, रंपा रिबेलियन, रंपा रिबेलियन यानी कि रंपा आंदोलन। सुना है किसी ने या नहीं सुना है? ये आंध्र प्रदेश में, वर्तमान का जो आंध्र, देखो उस जमाने में तो इस जगह का नाम आंध्र प्रदेश नहीं था ना। आंध्र प्रदेश नाम तो काफी बाद में रखा गया, आजादी के भी कुछ समय बाद। उस समय तो इसका नाम आंध्र प्रदेश नहीं था, लेकिन हमको तो वर्तमान के हिसाब से पढ़ना है। तो वर्तमान में जिस जगह में उस समय ये हुआ था, उस जगह को वर्तमान में हम आंध्र प्रदेश कहते हैं। और आंध्र प्रदेश के जो सीताराम राजू थे, अल्लूरी सीताराम राजू, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था, रिवोल्ट किया था सारे लोगों को इकट्ठा करके। क्या कारण था? तो वही कारण था कि ये तो ट्राइबल लीडर थे, यानी ये तो जनजातीय में से आते थे, जनजातियों में से। इनका देखना, ज्यादातर जनजाति ना ज्यादातर फॉरेस्ट लैंड पर डिपेंड होती है, जंगलों पर डिपेंड होती है, ठीक है? इंडिया में आज भी तुम जनजातियों को देखोगे तो ऐसी ऐसी जनजातियां हैं जो सिर्फ जंगलों में जो कुछ भी मिलता है उसी से अपना गुजारा करती हैं, और वो जंगलों को बहुत ज्यादा मानती भी है। फॉरेस्ट राइट यानी वन अधिकार को लेकर आज भी वो लड़ रहे हैं कई जगहों में। वन क्षेत्र पर अधिकार को लेकर बहुत सारे ट्राइबल्स आज भी लड़ रहे हैं, ठीक है? अंग्रेजों के जमाने में इनके वन को लेकर के जो अधिकार है वो छीन लिए जाते थे, इनकी जमीन छीन ली जाती थी, बहुत सी चीजें होती थी जिसके चक्कर में ये लोग बहुत परेशान हो गए थे। फॉरेस्ट राइट्स इनको नहीं दिए जा रहे थे, और भी चीजें थी जिसकी वजह से फाइनली अल्लूरी सीताराम राजू सामने आते हैं, और बाकी सारे के सारे जो वहां के लोकल लोग हैं वो इनको सपोर्ट करते हैं, और अंग्रेजों के खिलाफ ये आंदोलन होता है, ठीक है? तो मैं ये लिख देती हूं, रंपा रिबेलियन, ये अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन था। ये पूछा गया सवाल है ना? अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन, ये पूछा हुआ सवाल है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है? ये क्वेश्चन ना G7 नहीं था, G77 था, G77। तो मैं G77 लिख दे रही हूं यहां पर। अब मुझे ये बताओ G77 की स्थापना कब की गई थी? अब मुझे लग रहा है बहुत सारे जो बच्चे हैं वो सोचेंगे मैम G77 तो हमने सुना ही नहीं है कभी। G77 सुना है कभी? ग्रुप ऑफ 77, ग्रुप ऑफ 77 कभी सुना है?
नहीं सुना होगा। G77 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 77, 77 सदस्यों का एक समूह। क्या आंसर होगा? 1964। जितने भी बच्चों ने 1964 लगाया है सबका आंसर सही है। ठीक है, ग्रुप 77। एक है G7, एक है G20, है ना, वैसा ही ये G77 है। ठीक है, 1964 इसका आंसर हो जाएगा। बड़े अच्छा, मेरे को कौन बता सकता है कि G7 का गठन कब हुआ था? G7 का गठन किस वर्ष हुआ था, ये कौन बता सकता है मुझे? जो बताएगा उसको चॉकलेट मिलेगा। एक ये सवाल पूछा गया था बिहार जीके से। बिहार जीके से इजी सवाल आते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं आते सवाल, ज्यादा घुस घुस के नहीं पूछता। 2011 की जनगणना के हिसाब से पूछा है कि बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में, पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं, ये पूछ रहा है। बताओ क्या आंसर होगा इसका? ये तो कई बार हमने पढ़ा हुआ है, अगर मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं इसमें कोई, तो हमने इससे पहले बिहार जीके जब पढ़ा था तो जनसंख्या, जनगणना, सब सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल में आपको कवर करवाई थी, है ना। 1106 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 1106 व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि क्या कहते हैं, सबसे कम, अब सबसे ज्यादा, अब बिहार का पूछ लिया तो ये भी तो हो सकता है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, ये पूछ ले। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, ये भी तो पूछा जा सकता है। ये अरुणाचल प्रदेश का है। अब अरुणाचल प्रदेश में पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं, ये अगर पूछ ले तो सीधा आपका जवाब क्या होना चाहिए? सीधा होना चाहिए 17। 17 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं। ठीक है, समझ गए? 17 है। जो चीज यहां 1106 है ना, वही चीज अरुणाचल प्रदेश में 17 है। अब सोचो कितना अंतर है दोनों में, है कि नहीं? ठीक है, बढ़े आगे, देखें नेक्स्ट। एक ये सवाल आया था, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? कब बनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी? सबको ही पता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य था व्यापार करना। पहले जो इनका उद्देश्य था ना, वो था व्यापार करना। बोल रहे थे हम व्यापार करने इंडिया आएंगे। लेकिन इंडिया आने के बाद इनको ये समझ में आ गया कि इंडिया में तो ऐसा कोई लीडर ही नहीं है जो हम लोगों को रोक सके। ये तो आपस में ही लड़ते रहते हैं, ये हमको क्या ही रोकेंगे। ऊपर से उस समय मुगल बादशाह भी था, है ना, मुगल बादशाह भी हुआ करता था। तो इनको समझ आ गया था कि इंडिया को तोड़ना और इंडिया पे शासन करना बहुत आसान है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहले व्यापार करने भारत आई थी, वो धीरे धीरे भारत में कब्जा करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये इन लोगों का जो, अच्छा 1498 में क्या हुआ था? 1498 में वास्को डगामा भारत आया था। वास्को डगामा पुर्तगाली था ये, है ना, ये भारत आया था। 1664 में जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, वो उसने काम शुरू करा था 1664 में। चलो नेक्स्ट देखो। आज के समय में पूरी दुनिया में एक देश है जिस देश में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब वहां की जो जनता है, उस देश की जो जनता है, उस जनता के पास बहुत ज्यादा पावर है। कोई भी कानून आए, कोई भी बिल पेश हो, अगर उनको नहीं पसंद आ रहा है तो वो डायरेक्टली उस पर इंटरवीन कर सकते हैं। ठीक है, उनको जरूरत नहीं है कि प्रोटेस्ट करने बैठे, ये करने बैठे, वो डायरेक्टली इंटरवीन कर सकते हैं अगर उनको किसी भी तरीके का कोई भी कानून लाया गया और वो पसंद नहीं आ रहा है। ये देश कौन सा है? ये देश वो देश है जहां से ब्लैक मनी लाके लोगों के खाते में पैसे ट्रांसफर करने की बात करी गई थी। यहां पर ब्लैक मनी जमा है, ऐसा दावा किया जाता है। इंडिया के लोगों की ब्लैक मनी यहीं रखी, ऐसा कहते हैं। ये वही जगह है जहां पर WHO का मुख्यालय है, WTO का मुख्यालय है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। ठीक है, उसके बाद में आपका जो है और क्या बता रही थी मैं,
हाँ, इनका हेडक्वार्टर है, ये वही जगह है। ये वही जगह है जहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक होती है डावोस में। ठीक है, तो ये जगह है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इन तीनों जगहों का मुख्यालय है, इन तीनों संगठनों का मुख्यालय है। और स्विट्जरलैंड के डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक होती है। स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अभी दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में आप चले जाओ, कहीं पर आपको राजाशाही आज भी देखने को मिलेगी, यानी कि राजा का शासन। कहीं पर आपको लोकतंत्र देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी। हर जगह का अपना अपना अलग अलग सिस्टम है। इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपको देखने को नहीं। इंडिया में अगर आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखना है तो आप ग्राम सभा को देख लो। गांव में जो ग्राम सभा होती है ना, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए 18 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, यानी वोट देने लायक अगर आपकी उम्र है तो आप ग्राम सभा के सदस्य बन सकते हो। तो ग्राम सभा में हमको देखने को मिलता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। समझ रहे हो, एकदम क्या कहते हैं, यूनिट लेवल पर। नेक्स्ट देखो, एक सवाल ये आया था, वर्ष 1948 में जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम था? जर्मनी की जो करेंसी थी उस करेंसी का नाम क्या था? कौन से ईयर में? 1948 में। 1948 से लेकर 1990 तक WHO क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है ये। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका, लगाओ। 1948 से लेकर कुछ सालों तक जर्मनी की मुद्रा यही रही थी। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, ड्यूस मार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये वही जर्मनी है जहां पर हिटलर का रूल था। आज के समय में हिटलर की जो नाजी पार्टी थी, उस नाजी पार्टी का जो झंडा हुआ करता था, जो यूनिफॉर्म या झंडा हुआ करता था, उस यूनिफॉर्म या झंडे में जो सिंबल बना होता था, जो निशान बना होता था, वो निशान बैन है वहां पे। नाजी पार्टी का फ्लैग बैन है वहां पे, आप लोग नहीं उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, जर्मनी में जर्मन भाषा बोली जाती है, वो सबको पता है। यहाँ पर क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जाता है, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। ठीक है, इसको बढ़ावा दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर जो लोग हैं वो लोग सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। भाई पैसा बहुत है इस कंट्री के पास, इस कंट्री में पैसे की कोई कमी है नहीं। यूरोप का एक देश है ये। कहाँ का देश है? यूरोप का देश है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डिसीडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन रीजन विच हैव, ये स्टेटमेंट वाले सवाल भी पूछे जाते हैं, है ना, स्टेटमेंट वाले सवाल भी पूछे जाते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां क्या रहता है, हैवी लंबी अवधि के लिए भारी मात्रा में मौसमी वर्षा, यानी बहुत भयानक बारिश होती है जहां पर, या फिर मध्यम मात्रा में मौसमी वर्षा होती है जो सिर्फ कुछ ही महीनों तक चलती है, या फिर बंजर भूमि होती है, या फिर कम समय के लिए कम बारिश, यानी कि कम टाइम के लिए बारिश होती है और बहुत ही कम बारिश होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, मॉडरेट अमाउंट ऑफ सीजनल रेनफॉल फॉर दैट लास्ट फॉर ओनली फ्यू मंथ, कुछ ही महीनों के लिए बारिश होगी और बारिश भी मध्यम होगी। ऐसा नहीं कि एकदम ऐसा बारिश हुआ कि पूरा सब बर्बाद कर दिया, इस टाइप का नहीं होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बेस्ड सवाल। दूसरा दूसरा सवाल ये भी पीवाईक्यू में से उठाया है मैंने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? इट इज अ रिन्यूएबल एंड कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज अ नॉन रिन्यूएबल एंड नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज अ रिन्यूएबल एंड नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड इट इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या आंसर होगा इसका, बताओ, फटाफट बताओ। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताओगे? ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है।
जिनको भी रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब पता है वो बहुत इजीली दो ऑप्शंस को हटा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी को हटा सकते हो और डी को हटा सकते हो। बच गया ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये एक रिन्यूएबल एनर्जी है जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, जो कभी भी खत्म नहीं होगा। सूरज की ऊर्जा खत्म हो जाएगी 2-4 साल में? नहीं होगी। ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हमारा पूरा सोलर सिस्टम तबाह नहीं हो जाता, तब तक ये चलता रहेगा। ठीक है, और ये नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इंडिया में इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन का मुख्यालय भी है। इस गठबंधन का जो फॉर्मेशन है वो 2015 में हुआ था। 2015 में इसका गठन हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको गुरुग्राम में मिलेगा। कहां पे मिलेगा इसका हेडक्वार्टर? आपको गुरुग्राम में मिलेगा। क्लियर है? भग कंफ्यूज होके गलत आंसर हो गया। हाँ तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में करे मैम। ये कौन सा भाषा है बेटा? यह ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय और गैर पारंपरिक स्रोत है। ये कौन सा भाषा है? हिंदी ही तो है, हिब्रू भाषा थोड़ी है ये। चलो देखो नेक्स्ट। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक्स ने लोगों से वादा किया था। क्या वादा किया था? द बोल्शेविक्स अंडर लेनिन्स लीडरशिप प्रॉमिस द पीपल। लेनिन के लीडरशिप में क्या वादा किया गया था? क्या आंसर होगा इसका? इंग्लिश कम यूज करें, बाइलिंगुअल क्वेश्चन है, इतना इंग्लिश तो तुम लोग को भी आना चाहिए। देखो क्वेश्चन बाइलिंगुअल है। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने लोगों से क्या, अब लग रहा है मेरे को भी हिंदी का क्लास लेना पड़ेगा पवन सर से। तुम लोग चिंता मत करो, अभी 10 बजे उनकी क्लास होगी ना, तुम लोग भी बैठना, मैं भी बैठूंगी। ठीक है, जो थोड़ा बहुत मेरे को इंग्लिश आता है वो भी भूल के अब सिर्फ हिंदी पढ़ा जाएगा, सिर्फ तुम लोगों के लिए, है ना? सिर्फ तुम्हारे लिए इंग्लिश को मैं कुर्बान करती हूँ। ठीक है, चलो देखो इसका आंसर होगा पीस लैंड एंड ब्रेड, यानी शांति, भूमि और रोटी का वादा किया था। शांति, भूमि और रोटी का वादा किया था। क्लियर है? समझ गए? चलो नेक्स्ट देखो। शहरीकरण को सर्वोच्चतम रूप से वर्णित किया जा सकता है, अब सिर्फ हिंदी टू हिंदी चलेगा। पहला ऑप्शन है कुशल परिशुद्धता के साथ खेती और फसलों की कटाई की एक प्रणाली, शहर में नौकरी चाहने वालों की आवाजाही, अन्य औद्योगिक उत्पादनों के निर्माण के लिए जल्दी और सस्ते में स्टील बनाने की प्रक्रिया, या मिल जैसे तरल पदार्थों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए स्टेरिलाइजेशन की एक प्रक्रिया। शहरीकरण को सर्वोच्चतम रूप से वर्णित किस तरीके से किया जा सकता है? बताओ भाई, कैसे करोगे? क्या आंसर होगा इसका? अर्बनाइजेशन के बारे में पूछ रहा है, अर्बनाइजेशन के बारे में पूछ रहा है, शहरों के बारे में। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। मूवमेंट ऑफ जॉब सीकर्स इनटू द सिटी। कौन है सी लगाने वाले? सी क्यों लगा रहे हो? ए प्रोसेस ऑफ क्विकली एंड चीपली मेकिंग स्टील टू मैन्युफैक्चर। स्टील कहां से आया इसमें? क्या ही लगाते हो आंसर? ऑप्शन नंबर बी होगा, जब लिखा ही है शहर में नौकरी। मतलब आप लोगों को अगर ये लग रहा है कि यार क्वेश्चन बहुत इजी, ऑप्शन तो बहुत इजी और इजी वाला ऑप्शन तो आंसर नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होता। कई बार इजी ऑप्शंस ही आंसर होते हैं। यहाँ पर शहरीकरण के बारे में पूछा है, डायरेक्ट आंसर दिया है कि शहर में नौकरी चाहने वालों की आवाजाही। आप लोग हार्ड ऑप्शन को चूज क्यों कर रहे हो? हार्ड ऑप्शन जबरदस्ती थोड़ी ना चूज करना है। यहां पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड एक सवाल है, ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूं, पीडीएफ में डाल दूंगी, इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले महात्मा गांधी की 11 मांगों में से इनमें से कौन सी एक मांग थी? 11 डिमांड्स जो महात्मा गांधी ने रखे थे, इनमें से एक डिमांड कौन सा था? सैन्य और नागरिक प्रशासन पर खर्च 50% कम करना, अग्नेयासन लाइसेंस जारी करने के लोकप्रिय नियंत्रण की अनुमति देने वाले शस्त्र अधिनियम में बदलाव करना, इनमें से कोई नहीं, या फिर दोनों सैन्य और नागरिक प्रशासन पर खर्च 50% कम करना। ठीक है, ये इनमें से कौन सा था? मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ठीक है, समझ गए? आर यादव, आ जाओ, तुम ही पढ़ा लो, आके मेरे बगल में खड़े हो जाओ, मैं हट जाती हूँ, तुम ही पढ़ा लो। पढ़ाओगे? आओ। मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, और ऑप्शन नंबर डी ही इसका आंसर होगा, क्योंकि अब होमवर्क क्या ही देना,
मैंने नहीं बता दिया। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोला गया था कि मिलिट्री में और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जो खर्च आप कर रहे हैं वो थोड़ा सा कम कीजिए, है ना। तो हो गए सारे क्वेश्चंस आपके। आप सभी को पता है कि क्लासेस की टाइमिंग क्या है। 9 बजे से क्लासेस शुरू हो रही हैं, है ना। 9 बजे के बाद अभी 10 बजे आपकी हिंदी की क्लास होगी। ठीक है, 10 बजे आपकी हिंदी की क्लास होगी पवन सर की, उसको आप लोग सभी ज्वाइन करेंगे। करंट अफेयर बाय जयश्री मैम टेलीग्राम चैनल का नाम है, और ये स्कैनर है, इस स्कैनर को स्कैन करके आप लोग पहुंच जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। हैव अ वेरी 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 गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।